अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कमल कदीर और आप देख रहे हैं KNN स्पेशल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात के तीनों मरहले ख़त्म हो चुके हैं और 9 मुंतखब लोगों ने हल्फ बर्दारी भी कर ली है। इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं सरदार इम्तियाज़ अहमद अब्बासी साहब। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक हूँ। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि आप चेयरमैन जो है मुंतखब हो गए हैं। इस हवाले से आपसे डिटेल डिस्कशन भी करते रहेंगे। सबसे पहले ये बताएं सर, आपका सियासी बैकग्राउंड क्या है? पहले तो मैं आपकी मुबारकबाद कबूल करता हूँ जी, खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने जो दूसरा क्वेश्चन किया है कि मेरा सियासी बैकग्राउंड, तो मैं एक उस दर्जे का एक ज़मींदार घराने में परवरिश पाई है मैंने। दशोर मीरा मेरा आबाई गाँव है। मेरे वालिद साहब एक ज़मींदार से छोटे, और मैंने तालीम जो है वहाँ के पहले मकामी अपने 8th तक मैंने अपना हमारा दशोर मीरा में मकामी हाई स्कूल था, वहाँ मैंने तालीम 8th तक हासिल की। उसके बाद मैंने गढ़ी दुबट्टा इंटर कॉलेज से मज़ीद तालीम हासिल की और मेरी अमूमी तालीम सिर्फ एंट्रेंस है। अच्छा। क्योंकि उसके बाद मैंने अपना प्राइवेट कारोबार ही किया है। तो सियासत से हमारा आबाओ अजदाद से, यानी मेरे वालिद साहब, मेरे दीगर अजीज़ वकारत से हमारा तल्लुक़ ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से था। और मैं तकरीबन आप ये कह लें कि एक दो तीन दो ढाई अशरों से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की मरकज़ी मजलिस आमला का रुकन भी रहा था। अच्छा। और जो तब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जो क़यादत थी, मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान साहब और सरदार सिकंदर साहब, इन लोगों में मैं इनके साथ रहा और इनकी शफकत भी मुझे मैसर रही। तो मैंने ज़िंदगी में कभी भी कोई इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया है। तो आपको जैसे मालूम है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 2010 से ऑनवर्ड्स 2000 तकसीम हुई 2010 में, और उसके बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का ज़वाल पजीर ही हो गई जी। और 2016 में तो आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट बनी। तो हम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्ता रहे जी। टिल जनवरी 2021 में तक। जनवरी 2021 में मैंने और मुजफ्फराबाद के और मेरे जो साथी हैं, दीवान अली खान चुगताई जो आजकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी के जी, वो, और ये हमारे चौधरी रशीद साहब, वो खैर मुख्तलिफ पार्टी में थे, आज वो मेरे हल्के से वही हैं, MLA भी वही हैं, और आपको पता है कि वो डेवलपमेंट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और वो पावर डेवलपमेंट उसके मिनिस्टर भी हैं जी। और वो तो पीपल्स पार्टी में थे तब। हम लोग दीवान अली चुगताई साहब, हम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे, और दीवान अली चुगताई साहब 2006 से ऑनवर्ड 3 इलेक्शन लूज कर चुके थे। 2006 का इलेक्शन बहुत मामूली मार्जिन से वो हार गए थे, और 2011 का भी वो इलेक्शन हार गए थे बड़े अच्छे मार्जिन वाले वोट लेने के बावजूद भी। जी। ऐसा ही हुआ 2016 का भी। सही। तो यहाँ जो कि पाकिस्तान में PTI की तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी 2018 से, जी। तो उन पे दबाव भी आया और उन्होंने अपना सियासी मुस्तकबिल का जब फैसला किया तो उन्होंने मुझे भी मजबूर किया कि आप भी मेरे साथ, चूँकि हम देरीना साथी थे, दोस्त थे। जी। तो फिर ये हमारे साथ ये मीर अतीक रहमान साहब जो हमारे टिकट होल्डर हैं हल्का कुटला से, जो मुजफ्फराबाद का हल्का नंबर 1 है, बिल्कुल, और वो भी तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। तो मैं जो है इस दफ़ा बल्दियाती इलेक्शन का तो आपको पता ही है कि 1996 के बाद दूसरी गवर्नमेंट जो आई 2001 में, तो सरदार सिकंदर साहब प्राइम मिनिस्टर बने, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी कोशिश की बल्दियाती इलेक्शन करवाने की जी। लेकिन जो आपको पता है पार्लिमानी निज़ाम में प्राइम मिनिस्टर को सर्वाइवल के लिए MLA जो हैं रुकन असम्बली, उनकी तहीद या उनकी वो खुशनुदी चाहिए होती है। जी। जी। तो वो कामयाब ना हो सके, में भी दबाव होगा मेंबरान असम्बली का, कैबिनेट के मेंबर्स का। ऐसे ही 2006 में फिर सरदार अतीक साहब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट बनी, उन्होंने मैनिफेस्टो भी यही दिया था कि हम बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे। तो उनकी गवर्नमेंट भी, आपको पता है कि आप नहीं है, ये सीनियर लोग जानते हैं कि उनकी 2.5 साल के बाद उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आ गया जी। तो वो भी ये इलेक्शन बल्दियाती न करवा सके। सही। फिर 2011 में यहाँ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, तो पीपल्स पार्टी वाले तो वैसे बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ थे सिरे से,
जी क्योंकि पाकिस्तान में भी उनके दौर में कभी बलदियाती इलेक्शन नहीं हुए। जी जी क्योंकि भट्टो साहब जब पीपल्स पार्टी बनी तो 71 से लेके वो 77 तक इक़्तिदार में रहे एक दफ़ा, 2 साल 1.5 साल, या सदर की हैसियत से 73 के आइन के बाद वो फिर प्राइम मिनिस्टर बन गए। जी तो उनके दौर में तो बलदियाती इलेक्शन का ना कभी इनकाद हुआ तो ना ये पनप सके। सही है। ये हमेशा पाकिस्तान में 79 में, मैं तो तब 8th का स्टूडेंट था, जनरल ज़िया साहब के वक्त, और ये एक बड़ा मौसर और एक मस्तहकम सियासी निज़ाम वो दे गए। जी तो फिर जो आके आज़ाद कश्मीर में 96 से आनवर्ड सही बंद हो हो गया। अभी आप सब, जैसा कि आप सबको मालूम है जी कि कुछ वकला हज़रात ने, सियासी कारकुनों ने कोर्ट से रुजू किया, हमारी हाई कोर्ट ने एक दफ़ा फैसला दिया, हाँ जी फिर वो आगे गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ, तब मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, जी वो सुप्रीम कोर्ट अपील में चले गए। फिर ये करते करते ये अदालत ही, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है तनवीर अली साहब की जी क़यादत में, इससे पहले क़य्यूम नियाज़ी साहब 9 माह तक वज़ीर आज़म रहे, बिल्कुल उन्होंने भी पीटीआई के तो मैनिफेस्टो में था कि हम बलदियाती इलेक्शन करवाएंगे, बिल्कुल और जब कोर्ट से भी फैसले आ गए तो फिर वो क़य्यूम नियाज़ी साहब तो चूँकि 9 के महीने के बाद उनको उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो गया, पार्टी से ही सरदार तनवीर अली साहब आ गए। तो उसके बाद ये फिर कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले को इम्प्लीमेंट कराने के लिए हर तरह से, यानी उन्होंने हुकूमत पे दबाव बढ़ाया, जी और हुकूमत, ये जो तनवीर अली साहब हैं, ये शख्स तनहा इन्होंने ये इलेक्शन करवाए हैं। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में रजीम चेंज के बाद ये जो गवर्नमेंट आई अभी, वो पीडीएम की, जी तो इन्होंने तो हर तरह से इनको जज करने की कोशिश की, सिक्योरिटी के इश्यूज पैदा किए, उन्होंने कहा जी हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं, ये बहाना वो बहाना। जी जी बिल्कुल। लेकिन ये शख्स इतना स्ट्रांग नर्व वाला इंसान डट गया, और वो किसी से ना ब्लैकमेल हुआ। इवन के मैं नहीं कह सकता हूँ कि उनको मतलब हर तरफ से दबाव था, शायद पार्टी के अंदर से भी हुआ होगा, बाद लोग ये भी कहते हैं कि, लेकिन बहरहाल उन्होंने, हमारी जो दूसरी अपोजिशन पार्टी है इस वक्त आज़ाद कश्मीर की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो इनमें से कोई भी ये नहीं चाहता था कि यहाँ इलेक्शन हो। बिल्कुल। सिर्फ एक शख्स तनवीर इलियास, वो खड़े हो गए बिल्कुल, और उन्होंने इसको मुमकिन बनाया। और फिर मैं, जो आप मेरी बात करती हैं, तो मैं, ये अक्टूबर में इलेक्शन होने थे जी अक्टूबर में, इलेक्शन तो नवंबर में होने थे, लेकिन अक्टूबर से ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। जी तो मेरे ज़ाती तौर पर, मैं चूँकि एक सियासी कारकुन होने के नाते अलग से अपना छोटा मोटा कारोबार भी करता हूँ, तो मैं बिल्कुल इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था। सही। मुझे जिस इलाके से मेरा तल्लक है, वो नई यूनियन कौंसिल तश्कील हुई थी नौशहरा, सॉरी दिशोर मीरा, हमारी यूसी का नाम है दिशोर मीरा। ठीक। तो वहाँ मेरे जो अजीज़ व अकारब और बई ख़ौम ने, सब ने, उसमें सबसे ज़्यादा ये मुझे जो तैयार किया ज़हनी तौर पर, ये आफाक शाह साहब ने, फिर हमारे जो रुकन असम्बली हैं और मिनिस्टर हैं चौधरी रशीद साहब ने, उनने भी मजबूर किया। मेरे दीवान चुगताई, जो मेरे मौसन भाई और मुरब्बी, हम सगे भाइयों से भी हमारा ज़्यादा आपस का हमारा तल्लक है, एक दूसरे पे ट्रस्ट है जी। और हम 23 साल से इकट्ठे, मैं ही उनको धकेल के 2003 में सियासत में लाया था। सही। तब वो, उनके वालिद साहब इलेक्शन 2001 का नहीं कंटेस्ट कर सके थे, 2001 में, 3 में तो वो मुंतखब हो गए थे एमएलए, 2001 में तब उनके वालिद साहब, वो मैट्रिक ऑर्डिनेंस आया, उसकी वजह से उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सके थे। तो तब वो दीवान साहब को ही हमने इलेक्शन, वो पहली दफ़ा तो आज़ाद हसीयत में, दोबारा 2003 में वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पे लड़े और जीते और मिनिस्टर भी रहे। तो उन्होंने भी मुझे मजबूर किया कि मैं इलेक्शन ये बलदियाती इलेक्शन में ऐसा लूँ। तो मैंने लिया और मुंतखब भी हो गया और भारी अक्सरियत से जीत गया। मुझे वहाँ बिला तखसीस पार्टी के लोगों ने वोट दिए, जो नून लीग पीएमएलएन के साथ जो ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने भी दिए, पीपल्स पार्टी वालों ने दिए। चाहे जाए कि दोनों के उम्मीदवार थे मेरे मुकाबले में, पीपल्स पार्टी के भी एक उम्मीदवार थे, एक वो थे मुस्लिम लीग नून से भी मेरी अपनी अजीज़ों में से थे वो जी। तो 12 राउंड से मैं काफ़ी, दोनों के वोट मिला के भी मुझे खासी मवाज़िया मार्जिन से जीता हूँ। सही। तो मेरे जीतने के बाद मेरे इन दोस्तों ने कोशिश की कि मुझे ये चेयरमैन ज़िला कौंसिल के लिए मुंतखब करवाएं। सही। तो फिर मुझे पार्टी ने टिकट भी दे दिया। ठीक है जी। जैसा कि आपको मालूम, आप जानती हैं कि 2 मार्च को इलेक्शन हुए जी। और मुझे अल्लाह ने
और अपने इन दोस्तों ने जिनके तावन से मैं मुंतखब हो गया, जी जी। और उसके बाद वो हमारे मुखालफिन ने शायद उनके, वो अपने ताई ठीक कहते थे, उनका भी हक था ये, उन्होंने हमें ये अदालतों में भी कोशिश की कि हमारा रिज़ल्ट रुकवाया, हमें नोटिफाई नहीं होने दिया। बहरहाल 10 तारीख को पहले हमारे खिलाफ जो दायर रेट थी वो 7 मार्च को खारिज हो गई थी हाई कोर्ट से। तो 10 तारीख को इलेक्शन कमीशन में भी उनकी जो पिटीशन थी बिफोर चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो खारिज हो गई। सही है। और फिर हमें मुझे नोटिफाई भी कर दिया। अच्छा चेयरमैन साहब, ये बताएं कि लोगों की मिठाई की टोकरियां जो है वो बिकती बिकती वहीं पे जो है वो बांट रहे थे, वहीं पे रुक गई। लोग माला लेके आए हुए थे, जी ये इनके गले में डालना है, ये चेयरमैन बनने वाले हैं, तो वो भी वहीं पे रह गए। ढोल के तबले बज रहे थे कि जी जश्न मनाएंगे, अभी हम चेयरमैन बनने वाले हैं, तो सब कुछ उधर का उधर ही रह गया। अचानक से खबर आई है कि आप चेयरमैन मुंतखब हो गए। ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आपने चलाई, कौन सा ऐसा जो है वो सिस्टम आपने किया कि सब वहीं पे रह गए और आप मुंतखब हो? मैं गुजारिश ये है जी कि ये बात दुरुस्त है कि हमारी अलाइज पार्टी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के 4 वोट और हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 18 वोट, हम 22 बनते थे टोटल जी। और मुझे 24 वोट मिले हैं। और मुझे उन 24 वोटों में एक वोट मुझे जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी का मिला है, जो चूँकि वो पहले तो उनके साथ पीडीएम में थे, जब रावला कोर्ट में उनका एतमाद नहीं हो सका तो उन्होंने हमें अलानिया वोट दिया। हमारे साथ वो बाकायदा उन्होंने बैठ के बात किया। उनके कायद ने भी उन्हें हुक्म दिया कि आप वोट करें, अपनी मर्ज़ी से करें, क्योंकि यहाँ रावला कोर्ट में हमारा एतमाद जो है ना वो नहीं रह सका है। सही। तो एक आज़ाद उम्मीदवार ने मुझे वोट दिया है। अच्छा। तो हमारे 24 ही वोट हैं। अब ये है कि ये तो फिर कुदरत को मालूम होगा जी कि उनके 4 वोट रिजेक्ट हुए हैं, जिस वजह से मेरा इंतखाब मुमकिन हुआ है। सही है। एक आदमी, एक उनके जो हैं ज़िला कौंसिल के मेंबर जी मुस्तफ़ा मीर साहब, वो की चूँकि वो इंग्लैंड में रहते हैं, वहीं वो बिजनेस भी करते हैं। इस बल्दियाती इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए उनको बुला के पीपल्स पार्टी ने टिकट भी दिया था, और गालबन उनके साथ ये वादा भी था, उनको वो चेयरमैन भी गालबन इब्तदा में तो ये बात चल रही थी कि उनको इसलिए वहाँ से वो अपना कारोबार छोड़ के आए कि शायद उनको चेयरमैन के लिए वो पोजीशन देंगे। अच्छा, आपको वैसे कोई आइडिया था कि आप चेयरमैन तो एक मुंतखब वोट होंगे? उनका कास्ट नहीं हो सका, वो चूँकि उनकी वहाँ से वो आए लंदन से बहरीन, जी तो बहरीन से आगे उनकी जो बाद में हमें मालूम हुआ, उस वक्त तो हमें नहीं पता था, तो वो नहीं आ सके आगे। उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, जिस वजह से वो बर वक्त नहीं पहुँच सके। मतलब बस 2 बजे तक इलेक्शन पोलिंग का टाइम था, 2 बजे तक ही जितने मेम्बरान ने वोट कास्ट कर सके थे। हालांकि 51 वोट हमारे 1 बजे से पहले पोल हो गए थे। उसके बाद वो उनकी तो जो हमारी दूसरी वो अलाइज पार्टी CPDM के उम्मीदवार जो थे, उनके एजेंट हजरात अंदर यही कह रहे थे। मैं तो अपना वोट पोल करके चला गया था दूसरी जगह, किसी जगह बाहर हम बैठ के वेट कर रहे थे। सही है। तो वहाँ उन्होंने यही इंतज़ार करवाई कि जी अभी वो आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। तो 2 बजे तक ना पहुँचे। जब तो उन्होंने गिनती की, तो जब गिनती हुई तो 4 वोट रिजेक्ट निकले, जिस वजह से मेरी कामयाबी मुमकिन हो गई। मेरे 24 वोट थे, और मेरे जो हरीफ हैं, जो रनर अप रहे सरदार अदरीस साहब, उनके 23 वोट निकले, और मैं अनाउंस हो गया। मुझे उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जी मैं चेयरमैन मुंतखब हो गया हूँ। सही। उसके बाद उनका ये राइट था, उन्होंने गालबन मुझे, जो मेरे एजेंट हजरात जो मेरे साथी में इमरान जिला कौंसिल थे, उन्होंने बताया कि जी ये जो वो रिजेक्ट वोट हैं वो बार बार एग्जामिन होता रहे। इवन के 4 दफ़ा उन्होंने मौका दिया। आपको पता है कि जो रिटर्निंग अफसर थे वो सेशन जज थे, एडिशनल सेशन जज मुजफ्फराबाद रिटर्निंग अफसर थे, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी एक सीनियर सिविल जज थे। तो ये अदलिया से ये लोग ज़ाहिर एक रेपुटेशन भी उनकी थी। बिल्कुल। तो उन्होंने 4 दफ़ा उनको मौका दिया और ये गिनती करवाए उनके वोट, और 4 वोट रिजेक्ट निकले, जिस वजह से मेरी अल्लाह ने कामयाबी का रास्ता बना दिया और मैं मुंतखब हो गया। तो उनका राइट था, मुझे उनसे कोई गिला नहीं है। सही। उन्होंने वहीं उसके बाद गिनती को, नताइज को तस्लीम करके उनके एजेंट हजरात ने जो फार्म 17 या 19 होता है उस पर साइन भी किए, और रिजल्ट चला गया इलेक्शन कमीशन को फॉर नोटिफिकेशन। उन्होंने वहीं उसी वक्त रात को ही
दोबारा रिटर्निंग अफसर के पास अप्लाई किया कि जी दोबारा आप रिकाउंटिंग करें। ठीक। जो असूलन जो बनती थी उन्होंने मुस्तरद कर दी उनकी एप्लीकेशन। सही। तो रात को ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी रात को ही अप्रोच कर लिया, रात को ही तैयारी की, सवेरे वो हाई कोर्ट में भी चले गए। ठीक। हाई कोर्ट से उन्होंने हुक्म इम्तनाई लेने की कोशिश की हमारे नोटिफिकेशन को रुकवाने के लिए। वो गालिबन हाई कोर्ट ने तो उनको नहीं दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनकी एप्लीकेशन पे वो उनको ये सहूलत दे दी, ये रियायत दे दी कि जी ये इनकी जब तक फैसला नहीं होता तो ये नोटिफिकेशन उन्होंने चेयरमैन जिला कौंसिल के इल्तवा में कर दिया। सही है। और जिसका 10 को फैसला हुआ 10 मार्च को, और 10 ही मार्च को हमारा नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। अच्छा, ये बताएं कि वज़रा का काम है कि लेजिस्लेशन करें, ब्यूरोक्रेसी का काम है कि वो लोगों की राय को, वहाँ पे अवामी राय को डिफेंड करें, लेकिन जब यही लोग कैबिनेट में बैठते हैं तो ये एक दूसरे को डिफेंड कर रहे होते हैं, अपने मफादात देख रहे होते हैं, अवाम के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा होता। तो चेयरमैन साहब मुझे ये बताएं कि क्या समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर की सियासत में ये चीज़ कब ख़त्म होगी? बुनियादी जमहूरियत जो है ना, ये तो इसीलिए इसका याद दोबारा से हुआ है जी। हमारी ये मौजूदा तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है, इसके मिनिस्टर, एमएलए और जनाब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं जी। इनका एक विजन है कि इख्तियारात को हम निचली सतह पर मुंतकिल करेंगे। ये बल्दियाती जो गालबन 32 या 3500 लोग मुंतखब हुए हैं, कौंसलर, लेडीज़ कौंसलर, यूथ कौंसलर, और फिर आगे यूनियन कौंसिल के लेवल पे आपको पता है सेटअप के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, और इसी तरह आप टाउन कमेटियाँ जहाँ हैं वहाँ उनका चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, और आगे जो म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं वहाँ भी चेयरमैन वाइस चेयरमैन, और फिर जो कॉरपोरेशनें हैं हमारी आपको पता है 3 मेरा ख्याल है ये 4 हैं बड़ी कॉरपोरेशनें, कोटली, मीरपुर, मुजफ्फराबाद और रावलाकोट, इनके मेयर और डिप्टी मेयर। तो ये इनको ये एम्पावर करेंगे, इनको इख्तियारात देंगे, फंड्स भी देंगे। तो ये इसका जो तामीर तरक्की का सिलसिला है ये निचली सतह पे जब चला जाएगा जी। तो फिर इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगी ये बात के जी ये बात दुरुस्त है आपकी कि आज़ाद कश्मीर में कानून साज असम्बली, ऐसे ही मकबूजा कश्मीर में भी वहाँ भी कानून साज असम्बली है। तो एमएलए जैसा कि एमएलए मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली, तो उनका वो है ही कानून साज अदारा है जिनका काम है पॉलिसी बनाना और कानून साजी करना पब्लिक की, लोगों की बेहतरी के लिए, इलाके की बेहतरी के लिए। तो वो बिल्कुल हर आदमी अपना अपना काम करेगा। लेकिन ये अब चूँकि आपको पता है कि एक बड़ा वैक्यूम 31 साल के बाद 1991 में आखिरी बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, और अब ये जो आप जाके ये कह लें कि 31 साल के बाद दोबारा ये मुमकिन हुआ है। तो इसके बाद इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी अपने अपने वक्त पे। अच्छा अच्छा चेयरमैन साहब, ये देखें कि आपको पता है कि आपकी पार्टी में एक खातून है, वो पीएचडी हैं, और ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई प्रोफेसर या पीएचडी डॉक्टर जो है वो मेंबर ज़िला काउंसिल बन रहा है। और ये बेशक आपकी पार्टी को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि आपने एक पढ़ी लिखी खातून को जो है वो टिकट दिया है। तो क्या आप उनसे कोई इस्तिफादा उठाएंगे? इंशाल्लाह जी, उनसे मशावरत करेंगे, रहनुमाई लेंगे। उन्होंने गालबन बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी की हुई है, एग्रीकल्चर। हाँ सॉरी एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर। वो हमारी अजीज़ा हैं जी, वो ये समझ लें कि वो डॉक्टर समीरा राशिद जी हमने उन्हें वोट भी किए हैं और वो मुंतखब हुई हैं हमारे ही वोटों से। तो वो वाहिद पढ़ी लिखी पीएचडी डॉक्टर खातून है जो आज़ाद कश्मीर में इस ज़िले कौंसिल में वो वाहिद हैं जो इतनी मतलब आला तालीम याफ्ता हैं जी। तो हम इंशाल्लाह उनसे रहनुमाई और मशावरत लेंगे, कोशिश करेंगे कि उनको कोई अच्छी जिम्मेदारी भी सोचें। अभी तो ज़ाहिर है मैं मुंतखब हुआ हूँ, अभी मैं तो ना पता है ऑफिस किधर है ना क्या, अफसर बैठेंगे फिर ब्रीफिंग देंगे जी। फिर इंशाल्लाह मिल के हम प्लान करके तो इंशाल्लाह उनको उनकी अहलियत और सलाहियत से हम फ़ायदा उठाएंगे जी। वो तो है वो हम सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता खातून है जी जी जी। अच्छा ये बताएं कि जैसा कि आप भी जानते हैं कि हर सियासत में एक नारा बिकता है जी जी, अवाम के राइट्स बिकते हैं जी, लेकिन जिस टाइम इक़्तिदार में आते हैं तो सब भूल जाते हैं जी जी। क्या आप भी इक़्तिदार में आके सब कुछ भूल जाएंगे? ये तो फिर वक्त ही बताएगा। हमारे बहरहाल अज़ाइम तो अच्छे हैं। अच्छा। इंशाल्लाह मेरी तो अब मैं सीनियर सिटीज़न हूँ, अल्लाह ने मुझे इस ओहदे पे भी मतमकन कर दिया है, तो हमारे कोई इस तरह के अज़ाइम नहीं है, आप ये ख्याल दिल से निकाल दें। हाँ। लेकिन ये है कि यही है कि हमारे अमल से ही पता चलेगा कि यकीनन कोशिश ज़रूर करेंगे कि इसको एक अच्छे मैनर से,
इस सिस्टम को हम आगे बढ़ाएं और दयानतदारी और अमानतदारी को मुमकिन बना के हर तरह से हम आगे इसका अगले स्टेप लें ताकि लोग ताकि याद भी रखें। आप ये आज़ाद कश्मीर में ये जो जनरल ज़िया साहब मरहूम के वक़्त 79 में बलदियाती इलेक्शन हुए थे, तो तब आपको पता है आज़ाद कश्मीर में असम्बली का वजूद नहीं था, तो बहुत यानी स्ट्रेंथन किया था उन्होंने बलदियाती निज़ाम को। यहाँ मेजर जनरल मोहम्मद अयाद खान साहब की गवर्नमेंट थी जी। तो मेरी उम्र तो तब छोटी थी, मैं स्टूडेंट था 8th का 9th का। तो मुमताज़ अब्बासी साहब मेरे ही बरादरी से और मेरे बहुत करीबी अजीज़ थे, वो पहले चेयरमैन, उनसे पहले क्या मोहम्मद खान कैनी साहब बने थे मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन, लेकिन वो 15 दिन या महीने तक ही रहे थे। उसके बाद वो चूँकि एडवाइज़र चले गए थे गवर्नमेंट में, तो उनकी जगह मोहम्मद मुमताज़ अब्बासी साहब बने थे चेयरमैन। तो इसका ये जो मुजफ्फराबाद ज़िला कौंसिल है, इसको एज ए अदारा उन्होंने बड़ी मेहनत से खड़ा किया जी। और बड़ा उन्होंने उस वक्त तामीर तरक्की के काम करवाए थे। मुजफ्फराबाद में ये मेन रोड आप जो है ना, श्रीनगर रोड जो कुआला श्रीनगर रोड है, इसके अलावा कहीं भी पुख्ता सड़क उस वक्त किसी जगह नहीं थी सिवाय रेशियाँ लमनिया से, वो भी नैली से लमनिया तक पुख्ता सड़क होती थी, आगे कोई नहीं थी। तो पूरे, चूँकि आपको पता है मौजूदा डिवीजन जो है आज 3 ज़िले हैं, तब तो ये एक ही ज़िला होता था। यानी ये जो आज का ज़िला हटियाँ बाला जिसे जेल वैली कहते हैं, ये वाला और ज़िला ये जो नीलम है 8 मकाम वाला, ये मुजफ्फराबाद की तहसीलें थी। तो एक ज़िला था, इसके वो चेयरमैन रहे थे, उन्होंने बहुत काम किया। उसके बाद फिर राजा मोहम्मद अब्दुल क़यूम खान साहब 83 से 87 तक, और फिर अगला टेन्योर भी उन्हीं का था, राजा अब्दुल क़यूम खान साहब का, उनका 87 से 91 तक वो रहे थे। और आखिरी जो चेयरमैन थे वो भी मेरे सरनामी थे, हमारे साथी थे, सीनियर साथी थे, सराजा इम्तियाज़ अहमद खान मरहूम, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। 91 से 96 तक वो चेयरमैन रहे थे। तो उसके बाद ये फिर बलदियाती निज़ाम ही ना कोई इलेक्शन होने दिया, 2-3 हुकूमतें गुजरी, उन्होंने इलेक्शन ही नहीं करवाए, 4 हुकूमतें गुजरी हैं। तो ये हम जिस पार्टी से वाबस्ता हैं, ये उसी गवर्नमेंट का कमाल है कि उन्होंने ये इलेक्शन करवाए। बिल्कुल। और अब ये इंशाल्लाह ये शुरुआत हो रही है, अब ये सिस्टम अगले स्टेप पे हम अगले फेज में दाखिल हो रहे हैं। बिल्कुल, इस बात का क्रेडिट जो है पीटीआई की गवर्नमेंट को जाता है कि उन्होंने बलदियाती इंतखाबात करवाए। लेकिन ये मुझे बताएं कि ज़िला काउंसिल के अंदर 2 दहाइयों के बाद आप आए, इस पर काफ़ी करप्शन हुई है। आपने देखा भी होगा, मीडिया पे काफ़ी रिपोर्ट्स भी चली हैं कि जैसे चुंगियों के ठेकों में जो है वो लाखों रुपए की करप्शन हुई है। जी जी। तो आप क्या इनके जो है वो आके एहतसाब करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ जी कि सुनी सुनाई बातें ये तो हम देखेंगे। इस पे काफी रिपोर्ट्स हो चुकी हैं मीडिया में। चार्ज लूँगा, मैं दफ्तर बैठूंगा, मैं कोई चीज़ें पहले तो ब्रीफिंग लूँगा डिपार्टमेंट से, अपने कंसर्न अथॉरिटी से, फिर उसके बाद देखेंगे अगर जहाँ कोई इस तरह की बात हुई तो हम उस पर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। हमारे अज़ाइम नेक हैं, इंशाल्लाह अपने साथियों से मशावरत करके उसके लिए कोई करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो ज़ाहिर ज़्यादती हुई है, ये पब्लिक का पैसा होता है, पब्लिक मनी है जी। तो इसको इस तरह अल्ले तलल्लू में या इस तरह करप्शन की नज़र करना ये तो बड़ा क्राइम है। और जो इसके लिए हम यकीनन इंशाल्लाह हमारे अज़ाइम नेक हैं, अच्छे हैं, नीयत भी अच्छी है, तो इंशाल्लाह हम इसका करेंगे, मतलब हम ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं कि आप जानते हैं कि ये हमारे जो है डिवीज़न है मुजफ्फराबाद डिवीज़न, इसमें काफ़ी रूरल एरियाज़ भी आते हैं, मीन्स के गाँव के काफ़ी एरियाज़ हैं जहाँ पे मैं समझती हूँ कि वहाँ की ख़वातीन को मैं सबसे मजबूत तरीन ख़वातीन समझती हूँ, क्योंकि एट द सेम टाइम वो क्या काम कर रही होती हैं, खेती बाड़ी कर रही होती हैं, घर को संभाल रही होती हैं, सेम टाइम पर वो बच्चों की परवरिश कर रही होती हैं और बच्चों को जन्म दे रही होती हैं। उनको हेल्थ का ना इतनी कोई अवेयरनेस होती है कि एट द टाइम ऑफ दैट पीरियड उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना, और क्या उनको अवेयरनेस भी नहीं होती, और साथ साथ में फैसिलिटीज़ भी वहाँ पे मौजूद नहीं होती हैं। लोगों को डिलीवरी के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है और कई जाने इस चीज़ में जो है ना रास्ते में ही ख़त्म हो जाती हैं। तो इसके लिए आपके पास कोई प्लानिंग है कि आप उनके लिए कुछ कर सकें? देखें, बुनियादी तौर पे आज़ाद कश्मीर में आपको पता है कि एक हेल्थ का निज़ाम जो है वो महकमा सेहत ही उसकी वो देखता है। जो हमारा ये जो बलदियाती निज़ाम है, इसमें निचले ये म्यूनसिपलिटी की या कॉरपोरेशन के लेवल पे तो है, उनके मरहला हैं, किसी जगह बाज़ जगह पे उन्होंने हेल्थ सेंटर अपने तौर पर भी बनाए हुए हैं जी। तो बहरहाल ये है कि इसके लिए हम देखेंगे हमारे वसाइल कितने हैं,
और हम कम से कम गवर्नमेंट को तो ज़रूर सजेस्ट करेंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट को, जाहिर उनको गवर्नमेंट को करेंगे। आप लोग बताएंगे ना कि अभी इस तो जगह ये पे है ये चीज़ तकरीबन फैसिलिटीज आप नीड ये है। कह लें कि आज़ाद कश्मीर में तकरीबन हर यूसी में के लेवल पे एक बेसिक हेल्थ यूनिट तो ज़रूर है। जी कोई भी यूसी आपको शायद अभी नई चूँकि तश्कील हुई है, सर, बेसिक शायद हेल्थ किसी यूनिट नई जरूर यूसी है में लेकिन गायनेकोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है। गायनाकोलॉजिस्ट की तो किसी भी यूसी में नहीं, इवन के तहसील हेडक्वार्टर पे भी बहुत कम हैं। बिल्कुल, लेकिन इसकी मेरा ख्याल नीड है ना अगर सर। यहाँ हैं भी फ़र्क किया, फॉर एग्जांपल आप ये नीलम वैली देखें, यहाँ बड़ा शोर होता था कि जी वहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल तो बन गया लेकिन वो गायनाकोलॉजिस्ट नहीं है। मेरा ख्याल अभी 2 साल से तो वहाँ है। जी इस राटियाँ वाला के लोग भी अक्सर ये कोटा वैली डिस्ट्रिक्ट जो नए बने हुए हैं इनमें बड़ी हमेशा रहती है, लोगों का मुतालबा रहता है कि जी बिल्कुल। जो गायनाकोलॉजिस्ट है वो अगर पोस्ट है भी तो वो ड्यूटी किसी और जगह कर रही होती है लोगों को ये। तो इसके लिए हम अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने इस लेवल पे तो हम इंशाल्लाह इसको बहुत अच्छी तरह स्टार्ट करेंगे और परसीव भी करेंगे। और मुतलका मिनिस्टर होंगे जो हेल्थ के, उनके उसको बुलावा सेक्रेटरी हेल्थ हो और डायरेक्टर जनरल हेल्थ और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएचओज होते हैं, जी जी उनको हम इसके लिए परसीव करेंगे और ठीक। इसको मुमकिन बनाएंगे कि जो बेसिक हेल्थ नेसेसिटीज़ हैं वो उस पे जो प्राइमरी लेवल पे बेसिक हेल्थ यूनिट पे और यूसी लेवल पे मतलब हर जगह। एक तो है हेल्थ का एक वो बड़ा मैं समझता हूँ अफादियत वाला प्रोग्राम है जो वो नेशनल प्रोग्राम है। उसके लिए आपको पता है विलेज वाइज बिल्कुल। एक लेडी हेल्थ वर्कर होती है। हाँ जी। अब तो वो मुस्तकिल हो गई हैं, गालबन 7वें स्केल में होती है हाँ वो। जी बिल्कुल। तो वो तो अच्छे तरीके से वो बड़ा कामयाब है। वो पाकिस्तान में आपको पता है 93 से गालबन इसका आगाज़ हुआ था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब प्राइम मिनिस्टर थी तो ये आज़ाद कश्मीर में अडाप्ट किया गया। फिर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक लंबी चौड़ी वो तहरीक और एक लंबे चौड़े मुतालबे उनके थे लेडीज़ हेल्थ वर्कर के, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पाकिस्तान में कन्फर्म उनको मुस्तकिल कर दिया गया। और आज़ाद कश्मीर में भी फिर आस्ता आस्ता वो मेरा ख्याल है गालबन 2018 से या 16 से ये मुस्तकिल हो गई हैं। अब तो वो एक लेडी हेल्थ वर्कर जो स्केल 5 की होती है, एक यूसी लेवल पे, एक बीएचयू लेवल पे एक होती है उनकी लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र, जी जिसके अंदर उस कैचमेंट एरिया की सारी सारी को सुपरविजन होती है उसमें। सुपरविजन वो सबको करती है। ठीक और है। वो बड़ा एक मरबूत और फाल निज़ाम है। ठीक है। एक तो उनको ये है कि वहाँ उस तरह की वो जो ट्रेड यूनियन है ना एम्प्लॉइज़ की वो वहाँ नहीं है, सही है। इसलिए वो ठीक है, वो बहुत अच्छा काम करती हैं। ठीक है। हम कोशिश करेंगे उनको स्ट्रेंथन भी करवाएं अपने मतलब अपने तौर पर और परसीव भी करें। और इसके लिए इंशाल्लाह हम हमारे अच्छे अज़ायम हैं, अच्छे ख्यालात हैं, लोगों की बेसिक नेसेसिटीज़ को ही हमने एड्रेस करना है। सही है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह बेहतर हम डिलीवर करेंगे ये अच्छा, उम्मीद है। ये तो हेल्थ की एक बात आ गई। हेल्थ एंड एजुकेशन दो चीज़ें जो है ना मोस्ट हमारे लिए जो है ज़रूरी इंपॉर्टेंट हैं। हेल्थ की तो आपने बताया, अब ये बताएं कि एजुकेशन भी एट द सेम टाइम आपने देखा होगा बहुत लैक कर रही है जगह जगह पे। लोग अपनी बच्चियों को दूर दूर पढ़ने के लिए इसलिए नहीं भेजते हैं कि नहीं बहुत दूर है, हम नहीं भेज सकते अपनी जी बच्चियों को, जी ना इतनी फैसिलिटीज़ होती हैं कि वहाँ से रोज़ाना आया जाया जाए। तो अब तो आपको पता है कि महंगाई इतनी चली है तो लोग किरायों से भी डरते हैं। तो क्या आपके पास ऐसी खवातीन के लिए कोई ऐसी लायामल या कोई ऐसा प्लानिंग है कि उसमें आप उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड कर सकें और बाकी चीज़ें उनके लिए भी आप देख सकें? देखें जी, बात यह है कि हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। और गालबन जो आज़ाद कश्मीर में एम्प्लॉइज़ की अगर टोटल जो है ना वो तादाद अगर वो है अगर 80,000 IAS से कम है जी तो उसका गालबन 40% के लगभग वो सिर्फ एजुकेशन के एम्प्लॉइज़ हैं। जी जी और जगह जगह तालीमी अदारे मौजूद हैं और वो डिलीवर भी कर रहे हैं बच्चियों के लिए। तो हर तकरीबन यूनियन कौंसिल में गर्दा स्कूल मौजूद है जहाँ से बच्चियाँ मैट्रिक तक तालीम हासिल करती हैं। अलबत्ता ये है मैट्रिक से आगे का ये है कि मैट्रिक से आगे ऑनवर्ड जो है ना वो शायद लोकल यूसी लेवल पे तो बाज़ जगह हैं कॉलेजेस या हायर सेकेंडरी, लेकिन ज़्यादा मोस्टली 90% एरिया में नहीं है, पूरे आज़ाद कश्मीर में ये है। तो अब उसके लिए गवर्नमेंट ज़ाहिर अपने वसाइल को देख के, ये चूँकि पॉलिटिकल निज़ाम है और सियासी हुकूमतें आती रही हैं, वो फिर अपने अपने उसके पॉलिटिकल बेसिस पे ही तालीमी अदारे जो है ना वो हर गवर्नमेंट जो है ना एक 5 साल टेन्योर में ज़रूर तालीमी अदारे जो है ना वो कोई प्राइमरी से मिडल, मिडल से हाई
और हायर सेकेंडरी या कॉलेजेस वो बनाते रहें। तो इसके लिए ये जो है कि जहाँ हम देखेंगे, हम यही कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट को यही सजेस्ट करेंगे, बलदियाती जो हमारे साथी हैं, अरकान ज़िला कौंसिल हैं, नीचे यूसी लेवल पे जो मेंबरान हैं, बाकी चेयरमैन वाइस चेयरमैन हैं, उनकी मशावरत से हम गवर्नमेंट को यह तजवीज़ देंगे कि यहाँ जहाँ इसके लिए कमी है वहाँ पूरी की जाए। आपको पता है कि अजमेर में प्राइवेट सेक्टर की जो एजुकेशन है वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे रही है लेकिन सर वो अफोर्डेबल नहीं है हमारी लोकल ये बात के लिए दुरुस्त अफोर्डेबल है। नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये 2018 में आज़ाद कश्मीर में ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, तो तब से जो उस वक़्त सेक्रेटरी तालीम थे गवर्नमेंट ने लगाए, एक राजा अमजद परवेज साहब हैं, वो आजकल सेक्रेटरी सर्विसेज हैं आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट में जी। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था। तो उसके बाद ये जो हमारी जो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में दीवान अली खान चुगताई साहब जब मिनिस्टर बने, इन्होंने सबसे पहले ये अनड्यूटी सिस्टम जो है ना फ़र्क किया, एक टीचर या मेल टीचर या फीमेल टीचर, उसकी ड्यूटी किसी दूर दराज के गांव के स्कूल में है तो वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके शहर अपने घर के करीब वो करवा लेती है, या वो ठेका सिस्टम जो कहते हैं आगे दूसरों को रख लेते हैं। तो वो इन्होंने सबसे पहले उसको स्नैप किया था और वो मुमकिन ये बनाया था कि ये जो टीचर जहाँ जिसकी पोस्टिंग है वहाँ हाजिर नहीं होगी उसको तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। तो हमारे उसके बाद सेक्रेटरी जितने भी आए उन्होंने मिनिस्टर की पॉलिसी को फॉलो किया है, उस पर अमल दरामद करवा रहे हैं। आजकल भी जो सेक्रेटरी तालीम है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वही इसके लिए वो बहुत पुरअज़्म है। तो इंशाल्लाह ये कोशिश हमारी तरफ से भी यही होगी कि हम भी गवर्नमेंट को इसके लिए अच्छी तजवीज़ दें ताकि उन पे इम्प्लीमेंट और वो अच्छा सर, अब जो है ना प्रोग्राम को एंडिंग की तरफ लेके जाती हूँ, तो लास्ट पे मुझे ये बता दें कि आप देखते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो होता है वो लोकल गवर्नमेंट की अपनी एक वैल्यू होती है और एमएलएज़ की अपनी वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट है। यहाँ पे ऐसा होता है कि लोग जो है ना मतलब एमएलएज़ वगैरह या बाकी सारे जो होते हैं वो लोकल गवर्नमेंट के राइट्स उनको देने के लिए मतलब नहीं होते हैं एग्री, वो कहते हैं कि किसी तरह इनसे इनके राइट्स छीने जाएँ। तो आप इसमें कुछ अपना रोल प्ले कर सकते हैं? देखें जी, बात यह है कि अभी जैसा कि आपको भी मालूम है जी कि अब ये 96 यानी ये इख्तिताम हुआ था जुलाई 1996 में, ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में हमारे जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं आज़ाद कश्मीर के बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, ये तब प्राइम मिनिस्टर बने थे और ये तब पीपल्स पार्टी में थे और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की यहाँ बुनियाद हुई पड़ी थी। तो इन्होंने उससे आगे नहीं बढ़ाया। बल्दियाती इलेक्शन तब डीओ थे। मैं अपने बारे में आपको बताऊं कि तब भी मैं बल्दियाती इलेक्शन के लिए उम्मीदवार था अपनी यूनियन कौंसिल से और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हमारी पार्टी थी और मैं और एक हमारे चौधरी साहब थे, वो अल्लाह उनको गरी रहमत करे, फोत हो गए, चौधरी सतार मोहम्मद। हम दो टिकट के उम्मीदवार थे, हमने दोनों अपने पार्टी से टिकट के लिए अप्लाई किया था। अभी टिकटों का फैसला नहीं हुआ था कि इन्होंने इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए। तो तब से लेके आज तक तो फिर आपको जाहिर है हर जो सियासी हुकूमत आती रही है उसने अपनी मर्जी के बंदे एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिए, या तो पहले सरकारी मुलाजमों में से किसी जिला कौंसिल का चार्ज किसी कमिश्नर को सौंप दिया, किसी जो है ना किसी जिला कौंसिल का चार्ज जहाँ कमिश्नर हेडक्वार्टर नहीं था वहाँ उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को दे दिया, या फिर अपने सियासी हमायती वर्कर उनको लगा दिया। तो या अपने जानने वालों को तो अभी ये जो है ना अभी हम यही है कि अब तो जैसा कि आपको मालूम है कि अभी हम मुंतखब हुए हैं, उसके बाद ये इसके लिए टाइम तो चाहिए ना कि हम ब्रीफिंग लेंगे, फिर देखेंगे कि क्या कौन रुकावट डालता है। हमारी इस गवर्नमेंट जो मौजूदा गवर्नमेंट है इससे तो हमें बिल्कुल कोई नहीं है, ऐसी तोको भी नहीं है कि ये रुकावट डालेंगे, बल्कि ये तो इन्होंने इलेक्शन कराए हैं। अगर ये इनके ये अज़ायम नेक ना होते तो ये कभी ना इलेक्शन करवाते, ना इस तरह मतलब इतना बड़ा यानी इन्होंने एक खेप तैयार किया है। तो इसीलिए तैयार किया है कि ये उनको निचली सतह पर बुनियादी तौर पर पावर भी देना चाहते हैं और इनसे ये काम भी लेंगे इंशाल्लाह। हमारी तोको तो यही है, हमें हमारी सरपरस्ती करेंगे। हमारा लोकल गवर्नमेंट का महकमा जो है उसके वज़ीर हैं यहाँ हमारे मोस्ट सीनियर वज़ीर ख्वाजा फारूक साहब, जैसा कि आपको मालूम है वो एक पुराने डेमोक्रेट्स हैं। आपको पता है मैं जब हम बच्चे थे, जब वो पहली दफ़ा एमएलए बन गए थे 1975 में, तब तो मैं 4th क्लास का स्टूडेंट था और वो पढ़े लिखे
वो गालिबन वकील के अलावा यानी लॉ ग्रेजुएट होने के अलावा इसमें पॉलिटिकल साइंस में वो गालिबन गोल्ड मेडलिस्ट थे तब से। तो उनसे भी हमें अच्छी तवक्को है कि वो हमारी सरपरस्ती भी करेंगे। ये ज़ाहिर है इस निज़ाम की बुनियाद इन्होंने रखी है, इनकी गवर्नमेंट ने रखी है, तो इसके लिए हमें तवक्कात उनसे बहुत अच्छी हैं। तो आगे जब चलेंगे देखेंगे फिर ऐसा ही मतलब क्या किस तरह होगा ये निज़ाम इंशाल्लाह। तो बेहतरी की तवक्को रखें आप। अच्छा ये बताएं कि चेयरमैन साहब ये बताएं, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि एज अ चेयरमैन आप क्या समझते हैं कि आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मुझे आइन और ये जो बलदियाती एक्ट है जो तफवीज़ करता है जी, तो वो तो मैं देखूंगा, लेकिन बहरहाल जो हमारी हुई उसको कमा होगा इंशाल्लाह हम करेंगे, उस पर कारबंद रहेंगे, उसके डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। आप ये तवक्को करें कि आप इंशाल्लाह ये इसमें ज़रूर फ़र्क देखेंगी आप कि ये 96 से ऑनवर्ड जब तब तक तो बलदियाती निज़ाम था, मुंतखब चेयरमैन थे, बाकी लोग मुंतखब थे। उसके बाद ये इतना बड़ा खला रहा है ये, अगर ये 26-27 साल का जी, तो इनमें 26-27 सालों में और अब से जो शुरुआत होने जा रही हैं आप ज़रूर डिफरेंट फील करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा जी, ये थे हमारे साथ सरदार इम्तियाज़ अहमद अब्बासी साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने बिजी स्केड्यूल में से इतना जो है इम्पोर्टेंट टाइम दिया। थैंक यू सो मच। और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।